इसीलिए उसकी भी कैटेगरी ने यही किया कि मेरा बेटा बना, अपनी भी एस्पिरेशन। एक्सपेंशन अंडर जहांगीर हो गया। अब हमारी बात सुनिए, एक्सपेंशन अंडर जहांगीर, अंडर जहांगीर मतलब एक्सपेंशन मतलब मुगल एक्सपेंशन हो गया। पहले डाल लीजिए सिटी विद मेवाड़, सिटी विद मेवाड़, सिटी विद मेवाड़। सिटी विद मेवाड़ का मतलब यह सीधा सा, जो वॉर किसके टाइम बिगिन हुई है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ उदय सिंह, वह अकबर के टाइम वाली वॉर, महाराणा प्रताप। कंक्लूजन है कि सिटी विद मेवाड़ में दोनों के बीच जो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जहां पर आकर कंक्लूड हो गए। अ ट्रीटी वाज मेड बिटवीन मेवाड़ एंड जहांगीर। ट्रीटी विद मेवाड़ किसने किया था? अमर सिंह। Who was the ruler of Mewar during that time? Amar Singh. Amar Singh established a treaty with Jahangir. Amar Singh, who was the ruler of Mewar, established a treaty with Jahangir and concluded the long-lasting conflicts between मुगल डायनेस्टी एंड मेवाड़। यहां पर कंक्लूजन हो गया। इसके बाद कुछ समय तक, लंबे टाइम तक दोनों डायनेस्टीज में पीस बनी रही, एंड दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेवाड़ एंड द मुगल, मेवाड़ एंड द मुगल। एंड व्हाट वाज द नॉर्म ऑफ दिस ट्रीटी? पहला ये था कि जो मेवाड़ का फोर्ट है, दैट विल नॉट बी फोर्टिफाइड। जो किला तोड़ दिया गया था ड्यूरिंग वॉर बिटवीन अकबर एंड जो महाराणा प्रताप, वो किला फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, दैट विल नॉट बी फोर्टिफाइड। द रीजन वाज, वो ये सिंबलाइज कर रहा था कि वंस मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय मुगल, वो जो जख्म है वो भरने नहीं देना चाहता था। तुम हारे हो मुझसे, ये जो टूटी हुई दीवारें हैं ये तो सिंबलाइज करेंगी कि एक समय तुम मुझसे हार गए। पहला। और दूसरा क्या था? ये पहला और ये दूसरा। अब मेवाड़ जो है इट विल बी द पार्ट ऑफ मनसब अंडर मुगल डायनेस्टी। अब मेवाड़ को भी मनसब का एक पार्ट बना दिया। मनसब मतलब इट विल फ्रॉम नाउ इट विल बी द वतन जागीर। अब अभी इसके बाद जब खत्म होगा ना, जब पॉलिटिकल हिस्ट्री बता दूंगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हम आएंगे तो वहां पर हमने वतन जागीर किया। यहां पर ये लिख लीजिए, फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं थी, फोर्टिफिकेशन वाज नॉट अलाउड। सेकेंड, मेवाड़ विल बी द पार्ट ऑफ वतन जागीर। और जो प्रिंस है और जो प्रिंस है उस समय के, पहला फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, दूसरा क्या है, मेवाड़ अब वतन जागीर हो जाएगा अंडर मुगल डायनेस्टी। वतन जागीर, वतन जागीर। और जो प्रिंस है उस समय का, ही विल बी अ मनसब फ्रॉम नाउ। अब उसे भी मनसबदार बना दिया जाएगा। मतलब जो उसमें मुगल जो नोबिलिटी है, अब उसके पार्ट बन जाएंगे जो उसका राजकुमार। समझ बात आ गई थी? नेक्स्ट 1617 ट्रीटी विद अहमदनगर। ट्रीटी विद अहमदनगर
जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, उतना ही रट लीजिए। समझाता मैं इसलिए हूं क्योंकि क्लास फैक्चुअल नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? क्लास फैक्चुअल नहीं लगनी चाहिए। रीजन क्या है? अभी तक आप लोग हिस्ट्री के प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं रहा है। एटीट्यूड समझते हो? रीजन क्या 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 क्या? नहीं, बेवफाई वाला नहीं बता रहा हूं। एटीट्यूड इस सेंस में, आप लोगों ने हिस्ट्री को केवल फैक्चुअल बेसिस पे समझा है। एटीट्यूड प्रॉब्लम इसलिए आई। एटीट्यूड समझते होता क्या है? ये एक पेंसिल है, हाँ भैया, ये एक पेंसिल है। अब इसके प्रति आपका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जैसे एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा इसलिए सेंस हो सकता है ये लिखने का मारा है, और बुरा इसलिए हो सकता है कि काला लिख रहा है, सफेद नहीं लिख रहा है। एटीट्यूड प्रॉब्लम। हिस्ट्री को बस ये आपकी ये थोड़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये तो फैक्चुअल हिस्ट्री है, मैं लिखवाता चला जाऊंगा, खत्म हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए बार बार जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उस पर थोड़ा मैं ज्यादा एम्फेसिस करता हूं। अकबर को खूब मन से पढ़ाया था, अब इसके बाद मैं औरंगजेब को भी उतने ही मन से पढ़ाऊंगा, ठीक है? रीजन भाई इसलिए है कि हिस्ट्री को देखने का जो आप लोग का वही जो एटीट्यूड है थोड़ा सा चेंज हो जाए। कोई भी कैरेक्टर जो होता है ना, वो व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है, फिल्मी डायलॉग है, ग्रे होता है, ग्रे होता है। तो बस उस जो ग्रे शेड है वो देखने की कोशिश करिए। अगर और सिंपल वर्ड में समझाऊं, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी चीज में भी, मेल फीमेल इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हो, जब आप इंटरेस्ट होता है ना, आप एनालाइज करते हैं। मान लीजिए किसी में, फॉर एग्जांपल मेरे में किसी को इंटरेस्ट है, तो आप मुझे एनालाइज करोगे। अदरवाइज क्या होगा? बाहर से सुन लिया, अरे यार वो तो ऐसे। जब तक आप में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक एनालाइज करोगे ही नहीं। हिस्ट्री में जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक एनालाइज नहीं करोगे। मैं बता दूंगा, जैसे आप लोगों को अभी तक बताया गया होगा, औरंगजेब जो था 1 नंबर तक, जो भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रीजन क्या था? जब रिलीजियस पॉलिसी में, तो पता है रीजन ऐसा क्यों था? कोई पैदाइशी फैनेटिक तो नहीं होता है, पैदाइशी कोई नहीं होता है। और रीजन ही बताऊंगा, वो साथ साथ पैरेलली चल रहा है। एक तरफ वो हिंदूज को सप्रेस कर रहा है, दूसरी तरफ आपको ये भी लिखेंगे वो शियाओं को भी सप्रेस कर रहा है। शिया तो इस्लाम का एक सेक्ट है ना, उनको भी सप्रेस कर रहा है। आपको ये सब चीजें दिखेंगी, बस यही एटीट्यूड चेंज करना है। फैक्ट्स तो आप लोग के पास, सबके पास होंगे, सब बुक्स में भरमार है फैक्ट्स की। तुम्हारी अब एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। मतलब तुमने तो टीचर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बट टीचर कुछ छुपाएंगे तो, मैं कुछ छुपाता ही नहीं। हाँ नहीं, हाँ वो ठीक है। मैं हमेशा, भैया एक चीज और समझ लेना, मुझे जितनी हिस्ट्री आती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं 40 साल या 50 साल का अनुभव है, 5-10 साल का अनुभव है बस। और मैं अभी भी एक स्कॉलर हूं, मैं जितना पढ़ता हूं उतना आपको समझाता हूं। मैं टीचर हो सकता बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना है, मैं प्रोफेशन से ईमानदार बहुत हूं, वो मैं हर चीज से ईमानदार हूं। तो इसलिए जितना मुझे आता है उतना आपको मैं बता दूंगा, इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। क्योंकि एक टीचिंग है या जो भी प्रोफेशन, एक प्रोसेस है, आदमी सीखता रहता धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता भैया मैं परफेक्ट हो गया, 19-20 हो सकता है, लेकिन वो धीरे, जितना मुझे आता उतना आपको आएगा, ये गारंटी है। और थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज 19-20 होगा, बाद में पूछूंगा मैं कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, ठीक है? अगला, ट्रीटी विद अहमदनगर। ट्रीटी विद अहमदनगर, अब ये ट्रीटी विद अहमदनगर का मतलब क्या है? अकबर टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या हुआ था कि 1590s के आसपास, 1596 के आसपास, और ट्रीटी वॉज मेड बिटवीन अहमदनगर एंड मुगल डायनेस्टी, ठीक है? बट होता क्या है, इस ट्रीटी को बाद में एक व्यक्ति था, उसका नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर अंडर, लिख लीजिए। अब छोटा सा इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है डेक्कन की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेक्कन की है, मलिक अंबर। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुर्तजा निजाम शाह सेकंड।
मुर्तजा निजाम शाह सेकेंड. ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुर्तजा निजाम शाह सेकेंड. अब इसने किया क्या? जब ट्रीटी हो गई मुगल्स और अहमदनगर के बीच में, तो क्या हो गया? ये एक सब्सिडरी स्टेट हो गया मुगल्स का. बट दिस वॉज द मैन हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अहमदनगर. दिस वॉज द मैन मलिक अंबर. और डेक्कन में वर्गीगिरी या गोरिल्ला वॉर को प्रोपाउंड इसी ने किया था. वर्गीगिरी. जब मैं महाराणा प्रताप बता रहा था, मैंने बात बोली थी कि शुरुआत महाराणा प्रताप ने की है. उसी प्रोसेस को, वॉरफेयर को बाद में मलिक अंबर और उसके बाद शिवाजी ने फॉलो किया था. अगर क्वेश्चन आ जाए किसने शुरुआत की थी, ऑप्शन में अगर मलिक अंबर है और ऑप्शन में अगर महाराणा प्रताप नहीं है, योर आंसर विल बी मलिक अंबर. मलिक अंबर. और ये वर्गीगिरी का मतलब यही है, गोरिल्ला वॉरफेयर. गोरिल्ला वॉरफेयर. गोरिल्ला वॉरफेयर वो जो मैंने बताया था तानाजी, ठीक है ना. गोरिल्ला वॉरफेयर. भाऊराव देशपांडे की मूवी आ रही है. एक बैटल हुई थी शिवाजी के टाइम में. भाऊराव देशपांडे. एक्चुअल में आपने केवल एक तानाजी कैरेक्टर जाना है. शिवाजी के टाइम पीरियड में से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अकेले वॉर लड़ी थी मुगलों से. और उसी में सिंध खोड़ का एक वॉर था जिसको भाऊराव देशमुख अलॉन्ग विद 300 सोल्जर्स, जो स्पार्टन्स हैं, जो आप लोग स्पार्टा के बारे में सुनते हो, तो यहां भी स्पार्टा था. स्पार्टन्स टाइप के वो भी लड़े थे. भाऊराव देशपांडे अलॉन्ग विद 300 सोल्जर्स, उसने भी मुगल डायनेस्टी की एक बहुत बड़ी आर्मी से उसने भी लड़ाई लड़ी थी. लेकिन हमारी हिस्ट्री की कमी, हमने अपने हीरोज को हमेशा कहो बिल्कुल पानी में घोल के खत्म ही कर दिया, उसे डिसॉल्व ही कर दिया, खत्म. तो ऐसे कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं. ठीक है, तो वर्गीगिरी, गोरिल्ला वॉरफेयर. जहांगीर ने लाख कोशिश की थी कि इसको कंट्रोल कर पाए अहमदनगर को, बट इट वॉज ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 1617. कब? जब खुर्रम, लिख लीजिए नाम, इंपॉर्टेंट है, खुर्रम. अ कैंपेन लेड बाय खुर्रम, लिख लीजिए, इन 1617. अ कैंपेन led by Khurram brought a treaty between Mughals and Ahmednagar. Treaty between Ahmednagar and Mughals. और इसी के बाद खुर्रम was known as शाहजहां. इसी ट्रीटी के बाद जहांगीर इतने बेटे से इतना खुश हो गया, उसने अब खुर्रम को शाहजहां का टाइटल दिया. शाहजहां, पूरे जहां का शाह है ये. मुर्तजा निजाम शाह, इसी प्राइम मिनिस्टर. मलिक अंबर से ही ट्रीटी भी हुई है. मलिक अंबर से ही ट्रीटी भी हुई है. शाहजहां मुगल्स की तरफ से था, मलिक अंबर अहमदनगर के साथ. इन्हीं लोगों के बीच ट्रीटी हुई है. अरे अभी आएंगे भाई. खुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा है. अभी मैं रिवॉल्ट, जब रिवॉल्ट अंडर जहांगीर बताऊंगा ना, खुसरो समझ जाओगे. अभी मैं खुर्रम के बारे में बता रहा हूं. खुर्रम, अभी मैं खुर्रम बता रहा हूं भाई. अगला, एक्सपेंशन देखो दो ही हुआ है. जहांगीर के टाइम में जो टाइम पीरियड था कंसोलिडेशन का था, और कुछ एरियाज ऐसे थे जो मुगल डायनेस्टी से बाहर हो गए. अब अगला लिख लीजिए, रिवॉल्ट अंडर जहांगीर. रिवॉल्ट अंडर जहांगीर.
पहला रिवॉल्ट ऑफ खुसरो, रिवॉल्ट ऑफ खुसरो। खुसरो वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर, खुसरो वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर, खुसरो। एंड द सन ऑफ मानबाई, ये शाह बेगम जो है मानबाई उसका बेटा था ये। एंड द सन ऑफ मानबाई, मानबाई जो जिसने सुसाइड कमिट की थी उसी का बेटा था ये। इसने ही अपने पिताजी के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। क्यों? रीजन एक ही, राजगद्दी, तख्त। हाँ, सबने किया। अब ये सलीम ने शुरुआत जो की है, अब सब रिवॉल्ट करेंगे अपने पिताजी के खिलाफ। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, वैसी भरनी। 16। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे खुसरो के टाइम पीरियड में? अब वॉर वॉज फॉट बिटवीन जहांगीर एंड खुसरो, नोन एज वॉर ऑफ भैरोवाल। भैरोवाल, भैरोवाल 1606। ये रिवॉल्ट इसी टाइम पीरियड में हुआ है, 1606। अब रिवॉल्ट का नतीजा आराम से उसने कंट्रोल कर लिया। बट यहां एक इंपॉर्टेंट चीज होती क्या? इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ, मतलब पहले लिख लो, ही इजली कंट्रोल द रिवॉल्ट या सप्रेस द रिवॉल्ट। ही इजली सप्रेस द रिवॉल्ट। और खुसरो की थोड़ी सी सुन लो, खुसरो के साथ क्या हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अब ये एक्चुअल में सक्सेसर यही था, तो इसी वजह से क्या होगा, छोटा भाई जो था खुर्रम, उसको भी लगता था ये मेरा एनिमी है, तो होता है क्या, इसको अंधा बना दिया जाता है। लेकिन अभी भी जिंदा है वो, अभी भी उसी का ही अधिकार है गद्दी के ऊपर। खुर्रम बाद में इसको डकन ले जाता है, वहां पे उसको मार देता है, बुलाकर कि थोड़ा आबो हवा चेंज कर दी जाए, इसको दक्कन भेज दीजिए, शहंशाह से, जहांगीर से परमिशन लेके। वहां भेज के जब वो दक्कन जाता है तो खुसरो को मार दिया जाता है। और क्या बताता है, एक्सक्यूज कर देता है, पेट उनका खराब हो गया था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। इसी खुसरो को बाद में, जो इलाहाबाद का खुसरोबाग नाम सुना है, वहीं इनको दफना दिया गया था, दक्कन से लाके इलाहाबाद। एक्चुअल में मानबाई भी वहीं दफनाई गई थी, खुसरो को भी इलाहाबाद के खुसरोबाग में ही दफना दिया गया था। किसी हिस्टोरियन ने कहा है जितनी बदनसीब इसकी मां थी, उतना ही बसीब ये खुद भी था। उसने, मां ने सुसाइड किया, और इसके साथ क्या हुआ, एक्चुअल तो यही में होना, यही था अगला सक्सेसर, बट इसकी भी डेथ ऐसी हुई। अगला लिख लीजिए। इन 1606 जहांगीर कंट्रोल कांधार। अकबर के टाइम में कांधार 1595 में कंट्रोल में आ गया, बट उसके बाद फिर से निकल गया था, जिसको फिर से जहांगीर रीगेन कंट्रोल ओवर कांधार इन 1606। इन 1606 but lost it in 1622. But lost it in 1622. अब ये कांधार जहांगीर के टाइम पीरियड में मुगल से बाहर जा चुका है। अब शाहजहां कांधार पर फिर से कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हम चूंकि जहांगीर पे हैं, तुम जहांगीर पे ही। इसके बाद क्या रिवॉल्ट हुई? नहीं। चलिए अगला, रिवॉल्ट ऑफ महाबत खां। रिवॉल्ट ऑफ महाबत खां, हाँ रिपीट। बट लॉस्ट
ये वाला 1622 ही लॉस्ट कांधार इन 1622। इसी 1666 में कंट्रोल कर लिया, बस 1622 में इसी के टाइम पीरियड में कांधार अलग भी हो गया इनसे। जब सफेविड एम्पायर वहां पे सेंट्रल एशिया में था, उसने फिर से कांधार पर कंट्रोल कर लिया था। अगला रिवॉल्ट ऑफ महाबत खां 1626। रिवॉल्ट ऑफ महाबत खां 1626। महाबत खां महाबत खां ये कौन है? ही वॉज अ मनसबदार अंडर जहांगीर। ही वॉज अ मनसबदार अंडर जहांगीर। प्रॉब्लम क्या थी कि नूरजहां की बढ़ती हुई जो पावर थी उससे ये जलन होने लगी थी इसे। इस वजह से इसने जहांगीर और नूरजहां दोनों को अपने कब्जे में रख लिया, हिरासत में ले लिया दोनों को। बट नूरजहां इतनी चालाक थी, वो पूरी स्टोरी है कि इसको टर्की लैंग्वेज नहीं आती थी, उसने जो नूरजहां ने फूट डलवा दी इनकी आर्मी के बीच में। बट आपको आपके लिए टाइम पीरियड 1626 इंपॉर्टेंट है बस। रिवॉल्ट ऑफ महाबत खां। यही मैंने कहा ना, नूरजहां एडमिनिस्ट्रेशन में नूरजहां की बढ़ती हुई पावर से ये खुश नहीं था, इसलिए उसने जहांगीर को कई बार बोला। एक्चुअली जहांगीर का एक फेमस कमेंट स्टेटमेंट भी है, क्या कि मुझे केवल एक सेर मुर्गा दे दो, आधा सेर मुर्गा दे दो और एक सेर शराब दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नूरजहां करेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं। समझे बात? मुझे खाने और पीने को दे दो, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन नूरजहां करेगी। इन सब बातों से जो महाबत खां था कुछ नहीं था, उसको लगता तो बादशाह ही शुड रूल, बट हो क्या रहा, बेगम रूल कर रही है। इस वजह से इसने रिवॉल्ट किया था। रिवॉल्ट ऐसा नहीं था खुद बादशाह बनना चाह रहा था, इसलिए कि नूरजहां को कंट्रोल कर पाए, बट ये फाइनली ये रिवॉल्ट भी फेल हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जहांगीर डाइड इन 1627। जहांगीर डाइड इन 1627 इन लाहौर and was buried in शाहदरा। शाहदरा ये भी लाहौर में ही है, लाहौर शाहदरा। ये शाहदरा जो है आपके आगरा के पास भी पड़ता है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। हाँ वही मैंने कहा ना, आगरा के आसपास भी शाहदरा पड़ता है, दिल्ली के आसपास, लेकिन ये लाहौर में शाहदरा। शाहदरा मार्केट आगरा में पड़ता है। ठीक है, अब लिखिए रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर होता क्या है, जब ये शुरुआत में बादशाह बनता है तो कुछ ऐसे काम करता है जिससे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था उसको ऐसा लगता था कि अब भैया हम जो चाहते थे पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकबर कैसा रूलर था, एक सेकुलर रूलर था जिसने थ्रू महजरनामा ही हैज कर्टेल्ड द पावर ऑफ उलेमास। हुआ था ना महजरनामा करके। अब जब जहांगीर किंग बनता है, बादशाह बनता है, तो इनको क्या लगता है, भैया अब हमारे दिन फिर से फिरने वाले। क्यों ऐसा लगता है? पहला पॉइंट लिख लीजिए। Some of the deeds of Jahangir, some of the deeds वर्क जो है of Jahangir revived the hope of the orthodox section, revived the hope of orthodox section of Muslim society या Islamic society। क्या उसने किया? Jahangir asked ulemas
asked ulemas to collect some of the names of Allah, to collect some of the name of Allah which were easy to remember. अल्लाह के भी बहुत सारे नाम है, तो जो आसान आसान नाम है भैया कलेक्ट करके दे दो जिसको मैं याद कर सकूं। मतलब दिख रहा है कि धर्म के प्रभाव में जा रहा था। उलेमा को लगा वाह वाह, अब तो हमारे अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं, अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एट रमजान which followed his first coronation, at Ramjan which followed his first coronation, he made a huge donation to the ulemas. जो रमजान पढ़ रही थी उसके कोरोनेशन के पहले वर्ष, उसमें उसने ह्यूज डोनेशन दिया। ही प्रोवाइडेड अ ह्यूज डोनेशन टू द उलेमास। टू द उलेमास। और एक जागीर होती है जिसे कहा गया इम्मा जागीर। अभी मैं जब जागीर बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इम्मा जागीर लिख लीजिए, इम्मा जागीर। इट वॉज अ जागीर विच वॉज गिवन टू उलेमास फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजन। इसने क्या किया, इस जागीर को हेरिडिटरी बना दिया। एक्चुअल में जागीर या मनसब का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाता था और आफ्टर हिज डेथ वो वापस भी ले लिया जाता था कि किसी को रीअलॉट किया जा सके। बट इम्मा जागीर जो थी, जो किसको दी जाती थी, उलेमास को, वो उसने हेरिडिटरी कर दी कि भैया अब आप ही की रहेगी, कोई आपसे लेगा नहीं, आप ही की रहेगी, आपसे कोई लेगा नहीं। तो क्या लग रहा है, लग रहा था भैया अब तो अच्छे दिन आ गए इनके। और क्या क्या इसने किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हुई। जब मैंने बैटल ऑफ भैरवाल बताया था, जब मैंने बैटल ऑफ भैरवाल बताया था, थोड़ी देर हमारी सुन लो, उसके बाद आपस सुन लेना। बैटल ऑफ भैरवाल जब मैं आपको बता रहा था, वहां क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव, माना जाता है उन्होंने खुसरो को सपोर्ट किया था। तो क्या हुआ, जहांगीर फेल्ट दैट ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द रिवॉल्ट ऑफ खुसरो। इसीलिए ये शुरुआत ही, इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिख्स एंड मुगल्स। और इन्हीं अर्जुन देव को कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई थी बाद में। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिख लो। आफ्टर द बैटल ऑफ भैरवाल, ब्रैकेट लिख लेना खुसरो वाला, वही रिवॉल्ट ऑफ खुसरो। आफ्टर द बैटल ऑफ भैरवाल, गुरु अर्जुन देव वॉज एक्यूज्ड, Guru Arjun Dev was accused of providing assistance to Khusro. Was accused of providing assistance to Khusro. Which ended in the execution of या capital punishment of Guru Arjun Dev. Which ended in the capital punishment of Guru Arjun Dev. और फुल स्टॉप करके अगली लाइन, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुगल्स एंड द सिख्स। कोई सिख फैमिली का है यहां पे? सिख फैमिली का कोई है? डाइवर्सिटी क्लास ही कम है, डाइवर्सिटी कम है। हाँ, होना चाहिए क्लास में। तो वही भाई बंधु स्टोरी सारी सुना देता आप लोगों को, मुझे सुनानी नहीं पड़ती, लेकिन स्टोरी सुनाऊंगा वो लंबे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए यहीं से शुरुआत हो जाती है, ये सिख की और मुगल्स के बीच जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए।
और ये जो एंड कब होती है, खालसा पंथ की स्थापना तक, 1699 में जब खालसा पंथ को स्टैब्लिश किया जाता है। खालसा पंथ जो मैं कहता हूं भैया सुनते रहा करो। अभी एक आप ही लोग में एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा फोन पे, तो मैं उसे कुछ समझा रहा था, तो कहते कहते मेरे मुंह से आर्टिकल 29 निकल आया। वो कुछ पूछ रहा था, शायद ये यूनिफॉर्म कोड पूछ रहा था, यूसीसी पूछ रहा था, तो मैंने बताते बताते बोला इट विल बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29। क्या इसमें क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो होता है क्या, जब कभी कभी कथा कहानियां भी होती हैं तो काम की चीज निकल आती है। तो इसलिए जो भी कहता हूं थोड़ी देर के लिए बस ये मान लो ईश्वरी वाक्य है, काम क्या किया आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए भैया, लेकिन थोड़ी देर के लिए गुरु वही है, लेकिन मान के लिख लिया करो कहीं। कभी कभी ऐसी बातें निकल आती हैं जो आपके सिलेबस से थोड़ी सी अलग होती हैं लेकिन काम की होती है। इसी तरह सॉफ्ट पॉलिसी मैं बोलता हूं ना, यूपीएससी 2012 में पूरा एस्से आया था, वेदर इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट और नॉट, पलट के देखिएगा, वेदर इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट और नॉट। और कल मोदी जी का स्टेटमेंट था कि जो टेंपल्स हैं वो केवल टेंपल्स होते, किसी को रिलीजन से ना जोड़िए, दे बिलोंग्स टू इकोनॉमी ऑल्सो। और ये मैं 2 दिन पहले मैं खुद ही बोल रहा था। अगर कोई भी अगर किसी चीज को अगर बढ़ावा दे रहा है, यही हिस्ट्री कहता हूं, उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि XYZ धर्म को वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा एस्पेक्ट देखोगे वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया की खासियत क्या है, इंडिया की डाइवर्सिटी तो खासियत है ना, और ये बात तो झुठलाया नहीं जा सकता कि हिंदू सर मेजॉरिटी ओवर है। तो डाइवर्सिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन बना रहा है, हिंदू या सनातन धर्मी तो बना स्टैब्लिश कर रहा है ना। तो भैया प्रभाव तो रहेगा एक कल्चर के ऊपर, और उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हो तो इसको ये मत समझो कि वो धर्म को प्रमोट कर रहे हो, आप इंडिया के कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि इंडिया डाइवर्स नेशन है। मैं बार बार कहता हूं, जब जीसीसी की हम बात करते हैं, गल्फ कंट्री से रिलेशन की बात करते हैं, तो इंडिया को बता दिया जाता है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री। हम बोलते हैं ना, क्यों, इससे हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं गल्फ कंट्रीज से। आज जो रेमिटेंस वर्ड सुनते होंगे, रेमिटेंस, आप लोगों को तो पता होगा, रेमिटेंस का मतलब ये होता है जो वर्कर्स बाहर जाते हैं जो पैसा वापस भेजते हैं, विप्रेषण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं। अब आप सोचिए 15 बिलियन के आसपास पैसा भारत आता है, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट कंट्री जिसको रेमिटेंस मिलता है। अब आप सोचिए इंडिया की इकोनॉमी कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है रिलीजन से, कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो भैया रिलीजन को आप लोग, चूंकि डीएम क्या है, मजिस्ट्रेट के साथ साथ मैनेजर भी है। मैनेजर क्या होता है, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। तो आपके लिए धर्म एक रिसोर्स है। पूजा पाठ करिए, बढ़िया करिए, नमाज अदा करिए, पूजा करिए, व्रत रखिए, त्योहार मनाइए, सब करिए, लेकिन जब आप एस्पिरेंट हो, जब उस तरीके से सोचोगे, और जब आप डीएम बनोगे, आपके लिए हर चीज एक रिसोर्स है। पैसा कैसे ज्यादा, डीएम नेम तो कलेक्टर ही है ना, पैसा कैसे कलेक्ट करोगे रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए, यही है। तो जो मैं कहता हूं, थोड़ी देर के लिए गुरु को मान लो, दिल से दिल गुरु स्वीकार करके कहीं कोने काने में लिख लिया करो, ऐसे में भी काम में आ जाता है। ठीक है, ऐसे में भी कहीं कहीं सब काम आ जाता है। सॉफ्ट पॉलिसी, हार्ड पॉलिसी, ये सब ऐसे के टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, आगे। हाँ, पहला क्या था कि सिख से यहीं पे रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अगला क्या है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ जहांगीर जैनिज्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लिख लो जैनिज्म, जैनिज्म मतलब जैनिस्ट, जो जैन को फॉलो करने वाले पीपल से, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनको गुजरात से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि माना गया कि एक जैन मॉन्क थे जिन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भैया जहांगीर खत्म होने वाला साम्राज्य इसका। अब किसी बादशाह के बारे में ऐसा कह दो तो बुरा तो लग ही जाएगा, तो बोले तुम लोग ज्यादा खुराफात करो, बाहर निकलो ऐसे। मतलब आपको इस शो की,
एक्चुअल में भी वो ऐसा नहीं कुछ गलत कर रहा है, वो अभी भी बादशाह की तरह ही सोच रहा है। अगर गुरु अर्जुन देव या सिख के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं? बिकॉज कि वो सपोर्ट किसने किया था? वो रिवॉल्ट को सपोर्ट कर रहा है। समझ लो कि क्या है, एक देशद्रोह, एक सेडिशन एक्ट था जिसको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको कैपिटल पनिशमेंट दी। और आज भी सेडिशन के लिए कैपिटल पनिशमेंट ही है, राजद्रोह के लिए आज भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। उन्होंने भी एक मोनार्की के खिलाफ, एक बादशाह के खिलाफ रिवॉल्ट करोगे तो कैपिटल पनिशमेंट। जैनियों के इसलिए निकाल दिया, भैया तुम अच्छा मेरा एक हार और मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो, बाहर निकलो। तो ये शो कर रहे थे कि कुछ समय के लिए क्या है, ये भी ऑर्थोडॉक्स था, बट फॉर द मेजर पीरियड ऑफ इस टाइम पीरियड वो कहीं से भी शो नहीं करता है कि ही वॉज ऑर्थोडॉक्स रूलर। क्यों? क्योंकि उसके दरबार में हिंदू त्योहार लाइक दशहरा, लाइक होली, लाइक रक्षाबंधन खूब मनाया जाता था। खुद वो बहुत बड़ा गैम्बलर था, जुआरी, खूब जुआरी एक नंबर का। और उसने जब वो 12 ऑर्डिनेंसेस जो मैंने लिखवाए थे, होल्ड नोट कर लेना, उसने गैम्बलिंग को बैन भी कर दिया। तो उसको लगता था गैम्बलिंग ठीक नहीं है, बट दिवाली पर वो 3 दिन तक छुट्टी कर देता था, खूब जुए खेलो, क्योंकि ये रिचुअल है, हिंदू रिचुअल है, वो फॉलो कर रहा था वो। हाँ, मैंने क्या कहा, खूब पीता भी खूब था, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। इस मामले में बादशाह ठीक है, वो उसको पता है जो मैं कर रहा हूं बुरी चीजें हैं, तो मेरी जनता ना करे। तो जैसे मैं कहता हूं जो मेरी कमियां थी अगर मैं बता दूंगा तो मैं आपको मैं ऐसा नहीं अपने आप को डिफेम कर रहा हूं, मैं आपका वेल विशर हूं कि भैया जो मेरी कमियां थी वो आप लोग रिपीट ना करिए। और डिफेम मेरा होगा भी क्या? तो इसीलिए कि टीचर का मतलब यही है कि जो मेरी कमियां थी आप लोग रिपीट ना करिए। तो अगर बादशाह भी बेहतर है वो, क्यों जो पता था कि वाइन पीना या गैम्बलिंग करना या टोबैको ये सब गलत है, इसीलिए उसने खुद वो खूब करता है, वो गैम्बलिंग भी खूब करता है। वाइन का तो उसकी एक पेंटिंग है जिसमें खुद की अपनी पोर्ट्रेट बनवाया है और हाथ में जाम के साथ। तो इतना ज्यादा वो था इन्फ्लुएंस इन चीजों से। उसकी वाइफ ने तो सुसाइड ही कर लिया अफीम के चक्कर में, लेकिन वो उसको पता है आदतें बुरी हैं, इसलिए कुछ चीजों को प्रोहिबिट या बैन करता है। तो फॉर द मोस्ट पीपल जो टाइम पीरियड ऑफ वो है, वो कहीं से भी आपको फील नहीं करेगा कि वो एक ऑर्थोडॉक्स रूलर था। ठीक है, अगला पॉइंट, जैन मॉन्क का नाम। हाँ, जैन ने ना वो भविष्यवाणी कर दी कि भैया तुम्हारा जो टाइम पीरियड है खत्म होने वाला है। उनको बाहर, गुजरात के मॉन्क्स थे, उनको गुजरात से बाहर निकलवा दिया, बाहर निकलो यहां से। ट्रिपार्टाइट का, एक्सपार्टाइट कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अगला, शाहजहां। सब कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम मनसबदार पढ़ाएंगे ना तो जो चेंजेस ने किया है वो आ जाएगा उसमें। दू स्पा सी ही स्पा इसके टाइम का, वो जब एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ पढ़ा लेंगे तो जो आपको कंटिन्यूटी दिखेगी और जो चेंजेस दिखेगी एक साथ आप टैकल कर लो। अलग अलग पढ़ाऊंगा तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक साथ पढ़ा देंगे। जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम या जो भी सिस्टम्स है वो एक साथ, सब आईने दहसाला वो सब एक साथ। अगला, शाहजहां। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट था, भूल गए, रिवॉल्ट ऑफ शाहजहां। इसी के टाइम पीरियड में रिवॉल्ट ऑफ शाहजहां, जैसे करोगे ऐसे भरोगे भी ना, रिवॉल्ट ऑफ शाहजहां इसी में लिख लेना। हाँ, डिसेंट्री से कहते हैं, हो सकता है कहीं पढ़ाओ, मैं मारा बिल्कुल नहीं है, खुद की इसकी डेथ हुई। हाँ, जहां रिवॉल्ट ऑफ महाबत खां लिखे थे ना, वहीं एक छोटा रिवॉल्ट ऑफ शाहजहां लिख लो, बस समझा मैं दे रहा हूं रिवॉल्ट हुआ क्यों था। रिवॉल्ट ऑफ शाहजहां 1623, रिवॉल्ट ऑफ शाहजहां 1623। नूरजहां के टाइम पीरियड में देयर वाज अ ग्रुप नोन एज जुंटा ग्रुप।
जुंटा ग्रुप। आजकल तो जो थोड़ा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिनको थोड़ा भी रुचि इंटरेस्ट होगा वो जुंटा ग्रुप सुनते रहते होंगे। जुंटा ग्रुप क्या होता है एक्चुअल में? एक आज के टाइम में जुंटा ग्रुप का मतलब ये होता है अ ग्रुप जो उस समय जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर खुद वो गवर्नमेंट बन जाती है। एक्चुअली इट इज अ कूप, एक गृह युद्ध है जिसमें जो आर्मी लीडर्स होते हैं वो जो डेमोक्रेटिकली फॉर्म गवर्नमेंट उनको हटाकर खुद लीडर बन जाते हैं। जुंटा ग्रुप म्यांमार में अपने ऐसे ही था, बहुत दिन तक म्यांमार में ऐसा ही था, जुंटा ग्रुप हम कहते थे। तो नूरजहां के टाइम में भी जुंटा ग्रुप बना है, जो उस समय के बादशाह जो है जहांगीर उसके पैरेलली एक गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। और जुंटा ग्रुप में है कौन कौन? नूरजहां, एतमादुद्दौला जो उसका पिताजी हैं, एतमादुद्दौला, आसफ खां और खुर्रम। नूरजहां, एतमादुद्दौला, आसफ खां उसका भाई है नूरजहां का, और खुर्रम शाहजहां। ये चार लोग उसके टाइम के जो जुंटा ग्रुप है वो उसी में थे। एक्चुअल में जुंटा ग्रुप उस समय का नाम नहीं था, बाद में हिस्टोरियंस ने इस ग्रुप को जुंटा ग्रुप का नाम दे दिया। अब देखिए स्टार्टिंग में खुर्रम वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जुंटा ग्रुप शुरुआत में, बट होता क्या है कि नूरजहां खुर्रम से खुश नहीं थी, क्योंकि है ना भैया, एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। खुर्रम की भी एस्पिरेशंस बहुत हाई थे, नूरजहां के भी एस्पिरेशन बहुत हाई थे। इस वजह से खुर्रम की पावर को तोड़ने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया, इसकी बेटी थी लाडली बेगम, उसने लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया। और शहरयार कौन है? ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ खुर्रम। स्टोरी समझ में आई? सबसे बड़ा खुसरो, खुर्रम, शाहजहां और शहरयार। मान लो ये 2-3 है, खुसरो तो निपट लिए है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये 3 ही है, ये तो निपट लिए। रिवॉल्ट ऑफ खुसरो, खुर्रम शाहजहां बन चुका है 1670 के बाद। लेकिन अब क्या है, नूरजहां जेलसी फील करने लगी थी शाहजहां से, क्योंकि उसको लग गया था ना अगला बादशाह यही बनेगा। और खुर्रम को भी लगने लगा था भैया नूरजहां जब तक रहेगी वो एक्चुअल में बादशाह नहीं बन सकता है। इसीलिए नूरजहां ने क्या किया, अपनी बेटी जो उसके पहले पति से थी, शेर अफगन से, उसके फर्स्ट हस्बैंड का नाम शेर अफगन है, शेर अफगान, अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह तीसरे बेटे शहरयार से कर दिया। समझ बात आई? हाँ तो होता है, स्टेप ब्रदर से विवाह कर दिया। अब इससे हुआ क्या, चूंकि अब जहांगीर का सन इन लॉ हो गया शहरयार, अब पावर इक्विवेलेंट आ गई शाहजहां और शहरयार की। बात समझे ना? अब जैसे ही वो सन इन लॉ बन गया जहांगीर का, अपना एक बेटा सन इन लॉ भी बन गया। अब शहरयार और जो शाहजहां है वो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, राजगद्दी पर दोनों की बराबरी की दावेदारी। अब भैया शाहजहां ने कर दिया रिवॉल्ट, अब ये खुर्रम शाहजहां बन गया है। ये रिवॉल्ट कब किया, जब 1622 में जब कांधार फिर से निकल जाता मुगल से, तो जहांगीर एक कैंपेन करना चाहता है, कहां, कांधार के ऊपर, अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहजहां। शाहजहां सबसे उसका योग्य बेटा है। अहमदनगर को भी उसने जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है, और पहले से आमेर से भी उसने किया, मेवाड़ से भी उसने किया, इसीलिए कांधार में भी भेजना चाहता है उसको ये। लेकिन शाहजहां को पता था कि अगर वो कैपिटल से बहुत दिन तक दूर रहा, उससे क्या होगा, तख्त पर उसकी दावेदारी उतनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नूरजहां डोमिनेट बन जाएगी। इसीलिए शाहजहां चला जाता है डेक्कन में और रिवॉल्ट कर देता है जहांगीर के खिलाफ। बात समझ में आ गई पूरी स्टोरी?
कांधार भेजना चाहता है, बट उसको लगता है अगर वो कांधार गया तो क्या इससे टाइम मिल जाएगा नूरजहां को, जो कॉन्स्पिरेसी हैच कर रही है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, और तख्त की दावेदारी उसकी और कम हो जाएगी, क्योंकि उसके एनिमी उसका तैयार हो गया था शहरयार। इसलिए रिवॉल्ट कर देता शाहजहां डेक्कन में जाके। रिवॉल्ट क्या है? फैक्चुअल पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट खुर्रम 1623। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जब ट्रीटी दोनों की होती है 1626 के आसपास, तो जहांगीर शाहजहां के दो बेटे दारा शिको और औरंगजेब को अपने पास गारंटी के रूप में रख लेता है। ट्रीटी तो कर लिए हो, लेकिन गारंटी क्या है? अगला रिवॉल्ट नहीं करोगे, तो एज अ गारंटी उसके दो बेटों को अपने पास रख लेता है, दारा शिको और औरंगजेब को, कि उसके बेटे जब तक मेरे पास रहेंगे, ही विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्ट अगेन। तख्त ऐसा है, अपने पोतों को गारंटी बना लेता है। बात समझ में आ गई? सबको आ गई? पहला जो उसका हस्बैंड था ना, शेर अफगन, भैया बहुत स्टोरीज है, मैं बहुत शॉर्टकट में बताता हूं। यहां तक कहा जाता है कि जहांगीर और नूरजहां का पहले का अफेयर था। जहांगीर ने ही शेर अफगन को मरवाया था। लेकिन क्या मतलब है, हमें जो क्लास चूंकि छोटी है, ये एकेडमी की क्लास होती तो कहानी मैं भी पढ़ता आराम से, ये हुआ वो हुआ, लेकिन चूंकि क्लास दूसरी है तो नेचर ऑफ क्लास भी बदल जाती है। अगला शाहजहां, आगे भैया शाहजहां। अब जिस समय जहांगीर की डेथ होती है, उस समय शाहजहां कहां था? साउथ में था, डेक्कन में पहुंच गया ना। अब अगला बादशाह कौन बनेगा? शहरयार पास में है, अभी भी कैपिटल में था। तो आसफ खान ने क्या किया? आसफ खान ने खुसरो के बड़े बेटे दावर बख्श, दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान जो जुंटा ग्रुप का भी मेंबर है, और एक्चुअल में आसफ खान का ससुर जी ऑफ शाहजहां ऑल्सो, जो अर्जुमंद मानो बेगम है उसके पिताजी भी हैं, मतलब मुमताज महल के पिताजी भी थे आसफ खान। अरे जो जुंटा ग्रुप वाला था, उसी के बारे में बता रहा हूं। दावर बख्श को बना दिया बादशाह, घोषित कर दिया कि अगला बादशाह दावर बख्श है। शहरयार बादशाह ना बन पाए इसलिए। बात समझ में आई? शहरयार जो उस समय कैपिटल में है, अगला बादशाह ना बन पाए इसलिए उसने खुसरो के बड़े बेटे दावर बख्श को अगला बादशाह बना दिया। बलि का बकरा था, स्केप गोट कहते हैं इसे। दावर बख्श वॉज नेम एज स्केप गोट। बलि का बकरा कौन? मुझे तक से कोई लेना देना इसको नहीं था, ये तो कहीं सीन में नहीं था, बट शाहजहां की दावेदारी बनी रहे, तक उस समय खाली ना रहे, इसलिए दावर बख्श को बना दिया आसफ खान ने अगला बादशाह। और जब आता है और मतलब टाइम मिल गया शाहजहां को एंट्री करने का कैपिटल में, और जब शाहजहां एंट्री करता है कैपिटल में, आराम से बलि के बकरे को बलि दे दी जाती है, और अगला बादशाह बनता है शाहजहां। अगला बादशाह बनता है शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में 1627। अब वो रहेगा तो बादशाह कैसे बन सकता था? बादशाह को मारी के बादशाह बनोगे? अपने बेटे नहीं, खुसरो के बेटे को, जो उसके बड़े भाई का बेटा था। अपने बेटे को मारना कौन बड़ी बात है? ये तो नॉर्मल चीज है। आगे भैया 1627, नेक्स्ट किंग शाहजहां। 1627
चाइल्डहुड नेम खुर्रम, चाइल्डहुड नेम खुर्रम। मदर नेम जोधाबाई, मदर नेम जोधाबाई। हाँ, जोधाबाई, जोधाबाई। बचपन का नाम खुर्रम। चलिए अब अगला डाल लीजिए, अगली हेडिंग लिखिए, एक्सपेंशन अंडर शाहजहां। हाँ वो पत्नी का नाम लिख लीजिए, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। शी वॉज नोन एज मुमताज महल, यही मुमताज महल का नाम है। और जो शाहजहां के जो 14 बच्चे इसी से हुए थे, 14, जिसमें 7 बचे, बाकी निपट लिए। अर्जुमंद बानो बेगम, टाइटल मुमताज महल, मतलब मुमताज महल का एक्चुअल नाम क्या था, ये एक्सपेंशन अंडर शाहजहां। सिक्सटीन 1633 यूरोपियंस वाला जो है ना, किसके किसके टाइम कौन कौन आया है, मैं एक साथ सब लिखवा दूंगा, याद करने में आसान होगा। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में कौन आया, किसके साथ क्या क्या हुआ। तो हम हॉकिंस से शुरुआत करेंगे और हम सीधे जो भी औरंगजेब तक सब आए हैं, जो इंपॉर्टेंट मैं सब एक साथ लिखवा दूंगा याद करने के लिए। ठीक, 1633 अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर। मतलब दिस वॉज द टाइम पीरियड व्हेन अहमदनगर वॉज, लिख लो, मर्ज्ड इन मुगल एम्पायर। अभी तक अहमदनगर के साथ ट्रीटीज हो रही थी, मर्ज नहीं किया गया था, बट अब 1633 में अहमदनगर को मर्ज कर लिया गया। इन 1630, अगला पॉइंट, इन 1636 a treaty was established between Golconda and Bijapur. मतलब a treaty was established between Golconda and Bijapur. बिटवीन मतलब यहां यह मत समझिए इनकी आपस में, मुगल्स से इन दोनों स्टेट्स की ट्रीटी स्टैब्लिश हुई। ऐसा नहीं, मुगल्स स्टैब्लिश अ ट्रीटी बिटवीन, लिख लीजिए, मुगल्स स्टैब्लिश अ ट्रीटी विद बिटवीन, अ ट्रीटी विद गोलकुंडा एंड बीजापुर। मतलब 1636 आते आते डेक्कन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। और इस ट्रीटी में क्या तय हुआ था कि मुगल्स विल नॉट मर्ज बीजापुर एंड गोलकुंडा इन देयर एम्पायर। मुगल्स विल नॉट मर्ज गोलकुंडा एंड बीजापुर इन देयर एम्पायर। मतलब ये दोनों सब्सिडरी स्टेट तो रहेंगे मुगल्स के, बट मुगल्स इनको डायरेक्ट मर्ज नहीं करेगा। ये ट्रीटी हुई थी, जिसको बाद में औरंगजेब ने चेंज कर दिया 1656 में, और यहीं से दक्कन की शुरुआत होती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगला 1639 he took control over Kandahar again. Kandahar 1639
1639 he took control over Kandahar again. But later lost it in 1649. But later lost it in 1649. देख रहे हो मुगलों की कांधार से दिख रहा है ना कि अट्रैक्शन है या कह लो प्यार है, जो भी कह लो, कांधार को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। एक तो रीजन ये था कि जब मुगल्स आ रहे थे तो इन्हीं सब रीजन से आए थे। दूसरा क्या था, यही कांधार, यही काबुल भारत पर अटैक करने का एक मार्ग था। अगर इसको वो कंट्रोल कर ले जाते तो इजीली इंडिया पर कंट्रोल रख सकते थे, जो अभी तक सफल भी रहे। अगर मैप में आपको दिखाएं, ये समझ गया ना 1639। कम से कम यहां तक आसपास जो एरिया था वो सब मुगल्स के अंडर था। कांधार लेकिन इसे बाहर है। ये भैया पाकिस्तान भी अपना था, अखंड भारत। कांधार जो है ये हमसे बाहर था, ठीक है। कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए कांधार हमारे कंट्रोल में आता है और कुछ टाइम पीरियड तक हम सेंट्रल एशिया भी पहुंचते हैं। अभी हम पहुंचेंगे। इसीलिए एक बार बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा गया कि अखंड भारत क्या है, ये पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से समझा था अखंड भारत का मतलब क्या होता है। अब बाहर क्लास के बाहर बताएंगे, लेकिन बड़ा लॉजिकली उन्होंने बताया, बड़ा लॉजिकली बताया कि अखंड भारत के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो कांधार हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन कुछ कुछ टाइम पीरियड तक कांधार पर हमने कंट्रोल किया। और ध्यान रखिए 1649 से जब बाहर जाता है कांधार हमसे, हम हार नहीं, हम मतलब शाहजहां हार अभी भी नहीं मानता और 3 कैंपेन करता है कांधार पर कंट्रोल करने के लिए। टिल 1649 टू 1652 ये 3 वर्ष जो है ये मुगल्स और सैफेविड, मुगल्स और जो सफेविड एम्पायर था उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का टाइम पीरियड था। क्यों? कांधार पर कंट्रोल करने के लिए। उज्बेक्स थे सेंट्रल एशिया के, 3 साल तक मुगल्स और सफेविड, शाहबाज सेकंड इस समय रूलर था और वो कंट्रोल उसने कांधार पर कर लिया दूसरी बार फिर से। लेकिन 3 कैंपेन किए गए और जो तीसरा कैंपेन था वो दारा शिकोह ने किया था। और इसी कैंपेन के बाद दारा शिकोह को टाइटल दिया गया था शाह बुलंद इकबाल का। शाह बुलंद इकबाल, ये भैया इंपॉर्टेंट है बहुत। हु वाज नोन एज शाह बुलंद इकबाल? आफ्टर द 3rd कैंपेन ऑफ शाहजहां, आफ्टर क्या, पहले ही जब कैंपेन होने वाला था तो वो दारा शिकोह को अपॉइंट करता है एंड टाइटल्ड हिम विद एज शाह बुलंद इकबाल। रूसा हुआ है तो रूस क्या है? शाह बुलंद इकबाल, ठीक है। लेकिन तभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते कांधार को और कांधार जो है मुगल डायनेस्टी से बाहर हो गया। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको मुगल फॉरेन पॉलिसी का जेनिथ माना जाता है, क्या? बल्ख एंड बदख्शां। बल्ख एंड बदख्शां, these 2 cities were of Central Asia. Balkh and Badakhshan
ये सेंट्रल एशिया की दोनों सिटीज थी जिसको शाहजहां कुछ टाइम पीरियड तक कंट्रोल करने में सफल रहा। आप सोचो इंडिया जो है सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया, अखंड भारत। सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया। बल्ख और बदख्शां 1645 में 1645 बट बहुत दिन तक कंट्रोल में नहीं रहता। एक्चुअल में वहां की जो सिचुएशंस थी उसको वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। जो समय राजा था, राजा के बेटे ने अपने पिताजी के खिलाफ ही रिवॉल्ट कर दिया था। नजर मोहम्मद करके एक राजा था, उसी ने अपने पिताजी के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। अब ये एक मौका था शाहजहां के लिए कोई सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि मुगल्स हमेशा सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहते थे, क्योंकि आए वो उसी रीजन से थे, उसी से तो आए थे ना, बाबर तो वहीं से आया, इसीलिए। बट सफल नहीं हो पाते हैं। अब और किसने किया था? मुराद ने। शाहजहां का एक बेटा था मुराद, उसने पहले सक्सेसफुली ही वॉन बल्ख एंड बदख्शां। बट कहा जाता है बड़ा वो अय्याश टाइप का व्यक्ति था, उसको पसंद नहीं आया बल्ख और बदख्शां, उसको अपना देश याद आने लगा, उसने बल्ख और बदख्शां को छोड़कर वो वापस आ जाता है। और बाद में शाहजहां कहता भी भैया जाओ, बोला नहीं अब मजा नहीं आ रहा, यहीं रहेंगे। बाद में औरंगजेब को भी भेजा जाता है कंट्रोल करने के लिए, औरंगजेब भी सफल नहीं होता। और फाइनली बल्ख और बदख्शां मुगल डायनेस्टी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है। और देखिएगा औरंगजेब कभी भी कोशिश नहीं करता सेंट्रल एशिया में जाने की, क्योंकि वो एक बार मुंह की खा चुका था। उसको लगता था डेक्कन ही सेफ है, डेक्कन को कंट्रोल कर लो पहले। ठीक है, तो ये सारा जो है ये शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, अब रिवॉल्ट अंडर शाहजहां। सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब आसपास सेंट्रल एशिया नेशंस ही है, इसी के आसपास की सब नेशंस ही है, बल्ख और बदख्शां। अब जो करंट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल एशिया से फिर से अपनी डिप्लोमेसी स्टैब्लिश कर रही है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया करके। कनेक्ट सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेंट्रल एशिया से इंडिया को बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिलता है, और इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अब आईएनडीसी, जो इनके भी आईएनडीसी एक होता है, जब पेरिस प्रोटोकॉल आया था तो आईएनडीसी, हर देश ने अपने अपने आईएनडीसी घोषित किए कि मैं इतने सालों तक कार्बन को कम करूंगा, बाकी नॉर्म्स बड़े बड़े। उसी आईएनडीसी के तहत यह भी था कि जो इस समय नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब कोल थर्मल पावर से हम जो बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे शिफ्ट करेंगे। उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट था न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी के चाहिए यूरेनियम, और यूरेनियम इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास क्या है? थोरियम। कहां मिलता है? कोस्टल एरियाज ऑफ केरला में। मोनोजाइट जो सैंड है उसी में से थोरियम मिलता है। ठीक है, तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस टाइम की गवर्नमेंट की अगर डिप्लोमेसी देखेंगे आपको बहुत ज्यादा दिखेगा कि वो फिर से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री की तरफ एटीट्यूड चेंज करो। देखो आज हो रहा है जो उन लोगों को पहले से पता था क्या करना। कनेक्ट जब तक हिस्ट्री नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। इस समय की जो आप रशिया में वॉर देख रहे हैं, रशिया वर्सेस यूक्रेन, इनकी 500 साल की हिस्ट्री है। एक वेस्टफैलिया का वॉर, वेस्टफैलिया की ट्रीटी हुई थी 1600 के आसपास, उसी का इंपैक्ट आज पड़ रहा है। तो किसी चीज को अगर डेप्थ में जाएंगे तो समझ बेहतर होगी और मजा आएगा, और एटीट्यूड चेंज होगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। वैसे मेरा मैथ्स के प्रति कभी चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे बेसिक्स नहीं पता है। मुझे बेसिक्स नहीं पता है इसलिए मुझे मैथ्स नहीं आती।
एटीट्यूड, क्योंकि वो एटीट्यूड यही रहा कि जिसने पढ़ाया, पढ़ाने वाले भी वैसे थे, हम पढ़ने वाले भी वैसे थे। लेकिन इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर जानना है तो एटीट्यूड। जब एथिक्स का पेपर 4 पढ़ो यार, अलग ही चर्चा चल रही है। अब मैं हर चीज आपके एग्जाम से बोलता हूं, बाहर से कुछ नहीं बोलता हूं। एथिक्स के पेपर 4 पढ़ोगे तो एटीट्यूड एक चैप्टर है, उसी एटीट्यूड में कई सारे उसके आयाम हैं, उसी में आपको मिलता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो एटीट्यूड में एक ईगो सेटिस्फैक्शन भी होता है, नॉलेज गेन भी होता है। अगर आपका ईगो चेंज, अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, नॉलेज गेन कर सकते हो। हिस्ट्री के प्रति एटीट्यूड चेंज कर लोगे तो नॉलेज गेन कर लोगे। ईगो सेटिस्फैक्शन, हम अपनी गलत चीज भी कुछ, मान लो कोई क्राइम हमने कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, कुछ भी, मान लो मैं हूं, चूंकि मेरी शादी हो गई है, तो मैंने ऐसा कोई क्राइम कर दिया कि मैंने इनफैक्ट जो मेरी बच्ची हुई, मैंने उसकी हत्या कर दी, मान लो। अब चूंकि मैंने क्राइम किया है ना मैंने, अब मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई कैसे करूंगा? अपनी एटीट्यूड को चेंज करके। एटीट्यूड मैंने कैसे चेंज किया? ओहो, मैंने इसलिए मारा ना कि आजकल वीमेंस का जो है, वीमेंस पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तो बिचारी पे बाद में क्राइम होता, मैंने अभी क्राइम कर दिया, मैंने तो उसको मुक्ति दे दी। जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, एटीट्यूड है हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहीं और मरेंगे तो हम खा के खत्म कर दे रहे हैं, उस यूज में ले रहे हैं। एटीट्यूड ही तो है ना ये। तो हम अपना एटीट्यूड अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, इसीलिए एटीट्यूड चेंज होता रहता है। आपका एप्टीट्यूड चेंज कम होता है, आपका एटीट्यूड चेंज खूब होता है। तो इसीलिए एटीट्यूड में बार बार कहता हूं, एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, एथिक्स पढ़ोगे, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का। विनोद कांबली, नाम सुनो, विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर का, दोनों की एप्टीट्यूड एक ही थी, दोनों जबरदस्त टैलेंटेड थे, गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। अंतर बट एटीट्यूड का आ गया। सचिन का एटीट्यूड अपने गेम के प्रति आउट ऑफ द वर्ल्ड था, वो बंदा सुबह भी क्रिकेट ही सोचता था, सोता भी क्रिकेट ही सोच के था। कांबली में कमियां थी, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, क्रिकेट उसके लिए टाइम पास था। तो कांबली का करियर देखोगे और सचिन का करियर देखोगे, जमीन आसमान का अंतर। वो 4-5 साल करियर चला, वो 24 साल करियर चला, जस्ट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। तो एक इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है एटीट्यूड अच्छा है कि एप्टीट्यूड अच्छा है, तो एक स्टेटमेंट आता है, अगर एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। जिस व्यक्ति में दोनों चीज आ गई, अगर गॉड गिफ्टेड अगर आप हो तो यह आपकी एप्टीट्यूड है, लेकिन अगर एटीट्यूड चेंज कर लो किसी चीज के लिए तो यह है आपकी लिमिट। ठीक है, बात समझेगी नहीं? एटीट्यूड प्रॉब्लम है। चलो आगे, शाहजहां, रिवॉल्ट अंडर शाहजहां। पहला रिवॉल्ट ऑफ बुंदेला, रिवॉल्ट ऑफ जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला, अब इसकी थोड़ी सुन लो। एक्चुअल में जो उनके पिताजी थे वीर सिंह बुंदेला, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जहांगीर। ठीक है, ओरछा कोई गया है? ओरछा गए हो ना? तो जो पैलेस बना हुआ है, जहांगीर एक बार ओरछा आया था, उसी जहांगीर के लिए वो ओरछा पैलेस बनाया गया था। तो जो उसके पिताजी थे वीर सिंह बुंदेला, ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड विद जहांगीर, और अबुल फजल की हत्या भी वीर सिंह बुंदेला ने ही की थी ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ इलाहाबाद। ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ इलाहाबाद, जब इलाहाबाद का रिवॉल्ट सलीम करता है, तो ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट अबुल फजल वॉज किल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला।
ऑन द डायरेक्शन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के डायरेक्शन में वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की। बट जुझार सिंह बुंदेला के टाइम आते आते, इसके बेटे के टाइम आते आते, शाहजहां और जो ये डायनेस्टी थी, इन बुंदेला डायनेस्टी, इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। इसीलिए जुझार सिंह बुंदेला ने रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट को जबरदस्त क्रश कर दिया गया और माना जाता है कि जुझार सिंह बुंदेला की पूरी फैमिली को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, शाहजहां ने कर दिया। जुझार सिंह बुंदेला, जुझार लिखा तो जुझार सिंह बुंदेला, इसके बाद नहीं, समझी नहीं, इसके पिताजी वीर सिंह बुंदेला जो थे वो जहांगीर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्हीं वीर सिंह, जब सलीम रिवॉल्ट करता है अपने पिताजी के खिलाफ, तो उसको सप्रेस करने के लिए अबुल फजल को भेजा जाता है। बट इस अबुल फजल की हत्या कौन कर देता है? वीर सिंह बुंदेला, सलीम के इशारों पर, जहांगीर के इशारों पर। मतलब बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। बट इसके बेटे के टाइम आते हैं तो रिलेशन बिगड़ जाते हैं और बेटा कर देता है रिवॉल्ट, जिस रिवॉल्ट को बाद में शाहजहां क्रश करता है और उसके जो रिलीजन था, पूरी बुंदेला डायनेस्टी, जो बच्चे बच्चे थे सबका, इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है। अगला खान जहां लोधी, अगला रिवॉल्ट खान जहां लोधी 1628। दोनों रिवॉल्ट 1628 का है, बट पहला रिवॉल्ट जुझार सिंह बुंदेला का। खान जहां लोधी, खान ए जहां लोधी, यह भी 1628। अगला रिवॉल्ट ऑफ पोर्चुगीज, रिवॉल्ट ऑफ पोर्चुगीज 1632। 1632। अब पोर्चुगीज का रिवॉल्ट क्या है? एक्चुअल में अब जो पोर्चुगीज थे वो दो काम कर रहे थे। जो पोर्चुगीज तो पहले से वास्को डी गामा के टाइम से ही, वो पूरा अब कंट्रोल करना चाह रहे थे सी पोर्ट्स को, जो पोर्ट्स थे उनको कंट्रोल करना चाह रहे थे। बादशाह कौन है? मुगल्स है। और यह भी इंफॉर्मेशन शाहजहां को मिलती है कि वो रिलीजन कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो शाहजहां था, इनके जो पोर्चुगीज थे, इनके इस रिवॉल्ट को क्रश करता है और हुगली पर कंट्रोल कर लेता है। हुगली जो आज का पोर्ट है उस पर कंट्रोल, मतलब हुगली से पुर्तगालियों को बाहर फेंक देता है। मतलब भगो ऐसे, बादशाह तो मैं हूं। हुगली। अब आ जाओ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शाहजहां। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शाहजहां, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शाहजहां। अब इस टाइम पीरियड में आके अब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब जो मुगल्स हैं धीरे धीरे रिलीजन से कैरिड अवे हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट मुगल किंग या बादशाह हु टुक अ साइड ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे फील होता है कि अब वो इस्लाम को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। रिवाइव इस सेंस में कि अभी तक सेकुलर पॉलिसी ही चल रही थी। पहला पॉइंट लिख लो, ही टुक साइड ऑफ इस्लाम। ही टुक साइड ऑफ इस्लाम। अगला पॉइंट, ही एस्टैब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, ही एस्टैब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट फॉर रिलीजन कन्वर्जन, फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। सीधी सी बात है, रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब इस्लाम से, सॉरी, हिंदू से इस्लाम। अगला, ही प्रोहिबिटेड द मैरिज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स।
He prohibited the marriage between Hindu and Muslims. अगला, he banned the practice of sijda and paibos. He banned the practice of sijda and paibos. Sijda, paibos, and started the practice of chahar taslim. And started the practice of chahar taslim. अभी बता रहे, लिख लीजिए, चहार तस्लीम ये क्या है? ऐसे जो आपका ये हथेली वाला पोर्शन है, इसको जमीन पे लाके, मैं तो झुक भी नहीं सकता, जमीन पे लाकर माथे तक टच करते थे 4 बार, तो चाहर तस्लीम। हाँ, मैं नहीं टच कर पाता यार, पीठ की दिक्कत है मुझे, तो मतलब 4 बार। अगर मैं आपको कर रहा हूं तो चाहर तस्लीम कर रहा हूं। तो सिजदा और पायबोस को बंद कर दिया गया क्योंकि इट वॉज एंटी इस्लामिस्ट, एंटी इस्लामिस्ट। और चाहर तस्लीम का मतलब यह है कि आप ओबे कर रहे हो अपने बादशाह को। पायबोस पैर चूमना, अल्लाह को पैर चूमे जाते हैं। सिजदा, आप नमाज में सिजदा अल्लाह को किया जाता है, इसलिए इसको एंटी इस्लामिक प्रैक्टिस मानकर बैन कर दिया गया था और चाहर तस्लीम शुरू की गई। अगला, ही स्टार्टेड हिजरी एरा। हिजरी